गुड मॉर्निंग। आज हम लोग परिवहन तंत्र के बारे में जानकारी लेंगे। पिछले क्लास में पाचन तंत्र कंप्लीट स्टडी हम लोग कर चुके हैं, जिसमें प्रमुख अंग के बारे में देखे, ग्रंथि के बारे में देखे, एंजाइम के बारे में देखे, कुछ बीमारी के बारे में देखे। उसी तरह से परिवहन तंत्र भी कंपटीशन के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो परिवहन क्यों जरूरी है, क्या इसका काम है और इसमें क्या क्या पढ़ना है। पाचन में हम लोग देखे थे कि भोजन के अवयव जो सूक्ष्म अणु हैं, पचने के बाद वो रक्त में चले जाते हैं। रक्त से ये शरीर में चला जाता है और कोशिका के स्तर तक पहुंचता है। तो छोटी आंत के द्वारा अवशोषण हुआ, छोटी आंत से ये चला गया ब्लड वेसल द्वारा लीवर में, कल पढ़ते थे। लीवर से ये चला जाएगा हार्ट में और हार्ट से तब शरीर में जाएगा। ये इसका रूट है जो अणु है। तो अब यहाँ दो बात है कि कोई भी सेल है तो सेल भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता है, यानी जैविक क्रिया। जैविक क्रिया का मतलब श्वसन उत्सर्जन, जिसके लिए उसको ऊर्जा चाहिए। अब हम लोग जो काम करते हैं, हमारे शरीर का इकाई जो है कोशिका है, तो हम लोग को ऊर्जा चाहिए, यानी सेल के लेवल पर ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हर कोशिका को ग्लूकोज चाहिए, हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, विटामिन चाहिए, लवण चाहिए। तो हर कोशिका तक इसको पहुंचाने के लिए रक्त को माध्यम बनाया गया कि हर सेल के बगल से क्रॉस करता है और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के द्वारा इसको अंदर प्रवेश करा देता है। तो रक्त को माध्यम बनाया गया, यानी रक्त जो है ट्रांसपोर्टिंग मीडिया के रूप में काम करता है। और उस रक्त को गति देने के लिए हृदय का निर्माण हुआ, जो पंपिंग स्टेशन कहलाता है। वो पंप करता है ब्लड को, जिससे ब्लड जो है एक गति में बना रहता है, पूरे शरीर में जाता है। और ब्लड वेसल है जो पाइप लाइन का कंसेप्ट है, तो सप्लाई के लिए ब्लड वेसल लाया गया। बड़ा डायमीटर का पाइप, छोटा डायमीटर का, काफ़ी छोटा डायमीटर का, एकदम माइक्रो लेवल पर पाइप लाइन बिछा हुआ है पूरे शरीर में, जो रक्त के साथ सारा जितने मॉलिक्यूल है उसको पहुंचा दिया जाता है। तो एक तरफ जो आवश्यक पदार्थ है उसको पहुंचाएगा, लेकिन जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा तो CO2 निकलेगा, यूरिया का निर्माण होगा, प्रोटीन टूटेगा। तो दूसरी ओर जो हानिकारक पदार्थ शरीर में बन रहे हैं, कोशिका लेवल पर बन रहे हैं, उस हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर करना है। लंग से बाहर होगा, किडनी से बाहर होगा, पसीना से बाहर होगा। तो फिर एक ऐसा माध्यम चाहिए कि हर कोशिका से ये हानिकारक का कलेक्शन करके शरीर के बाहर ले जाए। तो फिर हम माध्यम किसको बना दिए? रक्त जब अप स्ट्रीम में जाएगा तो आवश्यक वस्तु पदार्थ ले जाएगा, यानी मोलिकुल्स। रक्त जब डाउन स्ट्रीम में लौटेगा तो हानिकारक वाले को क्या करेगा? लौटा लेगा। तो अप डाउन 24 घंटा करेगा, तो 24 घंटा हम ऑक्सीजन का आपूर्ति देंगे, ग्लूकोज आपूर्ति देंगे, और 24 घंटा हम CO2, यूरिया, इस सब को बाहर करते रहेंगे। यानी रक्त का यहाँ एक मेजर काम है कि शरीर के जो लाइफ है बॉडी के, उसको चलाने के लिए रक्त का परिवहन जरूरी होता है। तो यानी कहने का मतलब कि परिवहन तंत्र में हम लोग दो मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। एक तो हमारा हृदय आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा रक्त। दोनों का डिटेल स्टडी हम लोग करेंगे। तो पहला मुद्दा हम लोग बनाएंगे हृदय। तो नोट करना है, रफ मारते जाओ, क्लास जैसे चल रहा है चलने दो। पहला मुद्दा हम लोग बनाएंगे हृदय। तो 2 लाइन इंट्रोडक्शन लिख लेंगे, उसके बाद तब हृदय चालू करेंगे।
लिखो, शरीर में जैविक क्रिया के दौरान कुछ उपयोगी पदार्थों की आवश्यकता निरंतर बनी रहती है। जैसे ऑक्सीजन, ग्लूकोज, लवण आदि कर दो, तथा जैविक क्रिया के दौरान कई हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। जैसे CO2, यूरिया, अमोनिया आदि लगा दो। अतः शरीर में इन पदार्थों का परिवहन करने हेतु रक्त को माध्यम बनाया गया। तथा रक्त को गति देने का काम हृदय के द्वारा किया जाता है। अतः पदार्थों का परिवहन करने हेतु परिवहन तंत्र का विकास हुआ। क्लियर है? Why circulatory system is developed? Because matters are essential for cells and some matters which is harmful essential to expel out from the body. तो अब एक्सपेल आउट करने के लिए या एब्जॉर्ब करने के लिए सेल के द्वारा दोनों तरह से, एक अप स्ट्रीम एक डाउन स्ट्रीम, दो तरह का रक्त जो है जा रहा है। तो अप स्ट्रीम वाले को प्योर बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम वाले को इम्प्योर बोलेंगे। बाद में ब्लड जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो अब हमारा मुद्दा हो जाएगा हृदय। तो हेडिंग डालिए हृदय, हार्ट अंग्रेजी वर्ड है। हृदय को पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी कहा जाता है। एक सामान्य व्यक्ति में इसका भार कितना हो जाएगा? 200 ग्राम 350 ग्राम लगभग में है। ठीक है। अब एक फोटोग्राफ ले लो तब उसी पर समझेंगे हम लोग।
तेजी में खींचना। इसको बनाइए, फिर चर्चा करते हैं इस पर। अब ये मनुष्य का एक समान हृदय का संरचना दिखाया जा रहा है। हृदय एक आवरण कवर से ढका हुआ है। इस कवर को पेरिकार्डियम कहेंगे, जो 3 लेयर में है। एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। पेरिकार्डियम का 3 लेयर है, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो मायो वाला क्वेश्चन आ चुका है, 3 लेयर में है ये। अब ये हृदय है, यहाँ से शुरू हो रहा है और पेरिकार्डियम के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ है। उस लिक्विड को पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, जैसे लंग्स है तो एक कवर से ढका हुआ है, ब्रेन है तो एक कवर से ढका हुआ है, किडनी है तो एक कवर से ढका हुआ है, आँख है तो एक कवर से ढका हुआ है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो है तो एक कवर से ढका हुआ है। तो सारे सेंसिटिव ऑर्गन का एक ही लॉजिक है कि एक कवर होगा और कवर के बीच में लिक्विड होगा। जैसे लंग्स में जो लिक्विड है प्लूरल फ्लूइड भरा रहता है, ब्रेन में जो है सेरेब्रल फ्लूइड भरा रहता है, आँख में भी फ्लूइड है, आँख के लेंस के आगे है, पीछे है। और सारे फ्लूइड का, अब यहाँ पेरिकार्डियल फ्लूइड है तो सारे फ्लूइड का एक ही लॉजिक है कि सबसे पहले इसको धक्का यानी शॉक से बचाता है। यदि हम बैलून में पानी भर दें, उसमें बीच में कुछ वस्तु को रख दें, यदि बैलून में धक्का दें तो उस वस्तु में जल्दी शॉक एनर्जी नहीं लगेगा, शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। तो आँख के लेंस के आगे भी लिक्विड है, पीछे भी लिक्विड है, ताकि आँख में चोट लगे तो डायरेक्ट लेंस क्षतिग्रस्त ना हो। बात समझ गए? तो हमारे शरीर का जितना भी अंग है उसके चारों तरफ लिक्विड रहता है, गाढ़ा द्रव रहता है, विस्कस फ्लूइड रहता है। उस फ्लूइड का एक ही काम है कि उसको शॉक से बचाना, इन्फेक्शन से बचाना। बैक्टीरिया वायरस जल्दी नहीं जाएगा वहाँ, उसको टपेगा तब ना जाएगा। तो अब यह हृदय जो मनुष्य का है वो 4 कोष्ठ का बना हुआ है। ऊपर वाले को ऑरिकल कहेंगे, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहेंगे। अब
ऑरिकिल दो तरह का, बायां और दायां। वेंट्रिकल दो तरह का, बायां और दायां। तो दो दो चार चैम्बर हमारे हृदय में है। और बायां साइड में भाल्व लगा हुआ है जिसको बाइकस्पिड भाल्व कहेंगे, और दायां साइड में जो भाल्व लगा हुआ है उसको क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड भाल्व कहेंगे। बॉ से बायां, बॉ से बाइकस्पिड, याद रखना। तो अब हृदय का कोष्ठ 4 है, तो उसको लिखने के पहले हम लोग कोष्ठ का संख्या के बारे में जानकारी ले लें। तो एक लिस्ट बनाइएगा कि विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या, विभिन्न जंतुओं में हृदय कोष्ठ की संख्या, एक लिस्ट बनाएंगे। तिलचट्टा 13, मछली में 2, उभयचर मेढक 3, सरीसृप रेप्टाइल 3, इन रेप्टाइल में अपवाद है। मगरमच्छ में 4, सभी रेप्टाइल में 3, मगरमच्छ में 4, पक्षी 4, स्तनधारी 4, पक्षी 4, स्तनधारी 4। अब स्तनधारी चाहे व्हेल मछली हो चाहे चमगादड़ हो, तो चमगादड़ में हम पक्षी ना समझ लें, उसमें भी 4 होगा। तो 4 कोष्ठ वाला हृदय जो होगा वो स्तनधारी है। पक्षी में भी 4 है, मगरमच्छ में भी 4 है, सरीसृप में सांप में हो जाएगा तो 3 होगा, मेढक में 3 होगा, मछली में 2 होगा, कॉकरोच में 13 होगा। मनुष्य में 4 है। तो मनुष्य का ऊपरी कोष्ठ ऑरिकल आलिंद, निचली कोष्ठ वेंट्रिकल निलय कहा जाता है। सॉरी, यहाँ पर टर्म दोनों एक जगह आ गया है, ये निलय वर्ड को डालिएगा, यहाँ करेक्शन कर लें, निलय हो जाएगा। बायां निलय कर दीजिएगा, गड़बड़ा गया था, ये दायां हो जाएगा। ऑरिकिल का हिंदी आलिंद हो गया और उसका निलय हो गया वेंट्रिकल का। तो मनुष्य में 4 कोष्ठ हो गया। तो ऊपर के लाइन में क्या लिखे थे? अभी कुछ नहीं लिखे है मनुष्य में। तो हम लोग मनुष्य का बात करेंगे तो लिखते जाइए। मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है। मनुष्य का हृदय एक आवरण से घिरा होता है। जिसे क्या कहेंगे? देखो बोर्ड पर, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, यानी आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं। जो 3 स्तरों का बना होता है, जो 3 स्तरों का बना होता है। नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फिगर में आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते जाओ जल्दी जल्दी। पेरिकार्डियम और हृदय के बीच, पेरिकार्डियम और हृदय के बीच गाढ़ा द्रव, विस्कस फ्लूइड, गाढ़ा द्रव भरे होते हैं। जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड,
पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। या हृदय को चोट और संक्रमण, चोट यानी शॉक और संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट, मनुष्य के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में चार कोष्ठ होते हैं। लाइन को बढ़ाते जाओ। ऊपर वाले कोष्ठ को आलिंद ऑरिकल, कहते हैं, जो दो हैं, बायां और दायां, तथा नीचे वाले कोष्ठ को निलय वेंट्रिकल कहते हैं, जो दो हैं, बायां और दायां। दो दो चार हो गया ना। फिर लाइन को बढ़ाओ। हृदय कोष्ठ के बाएं भाग में बाइकस्पिड वाल्व के बाएं भाग में, बायां साइड उधर है, हमारा जो देख रहे हो बायां दायां वो होगा, अपना बायां दायां नहीं होगा। समझ गया? ऑपोजिट का होता है, मिरर इमेज बोलते हैं इसको। अपना बायां दायां में फिगर नहीं बनेगा, फिगर बनेगा किसका? दूसरे का बायां दायां। हमारा बायां इधर ना देख रहा है तो उधर बायां हो गया, इधर दायां। तो क्या लिख रहे थे? कौन सा भाल्व लगा हुआ है? तो वही लिखो, बाइकस्पिड भाल्व लगे होते हैं। जबकि कोष्ठ के दाएं भाग में दायां में क्या हो जाएगा? ट्राइकस्पिड भाल्व लगे होते हैं। बात को समझ गए? अब ये हम लोग चेम्बर का जानकारी लिए कि हृदय में कितना कोष्ठ है। अब हम लोग ये जानकारी लेंगे कि ये ब्लड कैसे निकलता है, कहाँ जाता है, कहाँ पहुँचता है। तो उसको एक फिगर के द्वारा दर्शाया जाएगा कि ब्लड कहाँ जा रहा है, कहाँ निकल रहा है, वेन क्या है, आर्टरी क्या है। इसको बंद कर दो।